हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो भाई हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। और अब तक हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसके जितने इससे रिलेटेड थे वो हम कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम आज की अपनी इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जल्दी से जितने भी बच्चे जो हैं जो कि हमारी क्लास में रेगुलर आते हैं वो भैया जल्दी से आ जाइए, बिना समय को व्यर्थ करे, बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी से आ जाइए हमारी क्लास में। ठीक है, जैसे ही सभी बच्चे हमारे क्लास में आ जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आज का ये टॉपिक है, ठीक है, इसको शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो केवल इसी चीज़ पर रहेगा कि हम आज के टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने आज की इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम लोगों ने फोकस अपना टॉपिक से हटाकर इधर उधर रखा तो भैया समझ आने में दिक्कत आएगी। अब शुरुआत करने से पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे हमारे टाइटल को कि हमारा जो टाइटल है, हमारा जो ये टॉपिक है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है या ये क्या डिमांड कर रहा है। तो टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यहाँ पर दो चीजें, दो घटनाएं हुई। पहली घटना के बारे में बताया हुआ है कि भैया राजतंत्र जो है उसको बेसिकली उसका उन्मूलन हुआ है। उन्मूलन का मतलब होता है एक तरीके से आपने क्या कर दिया, आपने उसको स्वीकारा नहीं, ठीक है। और इसी के साथ क्या करा है आपने, गणतंत्र की स्थापना पड़ी। तो ये दो चीजें यहां पर हुई हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों घटनाओं के होने पर हमें किन किन चीज़ों का या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि यार राजतंत्र का तो उन्मूलन हो गया है और साथ साथ क्या हो गया है, गणतंत्र की स्थापना हो गई है। ठीक है भाई, और इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोगों के कमेंट्स में देख सकता हूं, तो ज़्यादा शोर वोर मत कीजिएगा, ठीक है। मेन फोकस हमारा केवल और केवल पढ़ाई पे है। अब सवाल ये उठता है, फ्रांस में जो कुछ भी हमारा हो रहा था, हमने देखा कि संविधान लागू हो गया है, राजतंत्र वगैरह इन सब के चलते हुए संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि संविधान तो है, साथ ही साथ राजतंत्र भी अभी गया नहीं है। यहाँ तक अब तक हमने पढ़ लिया है हमारी सारी की सारी चीज़ें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ हम क्या चीज़ देखते हैं कि फ्रांस में अब तक जो कुछ हो रहा था उससे आसपास के देशों के राजा डरे हुए थे। यानी कि जो राजतंत्र जो टूटने को तैयार था, यानी कि जितनी घटनाएं हो रही थी, फ्रांसीसी समाज जो है वो एकदम उतारू था, विरोध पर था कि यार बहुत गलत किया तुमने, ये हुआ वो हुआ। तो उन सब घटनाओं से जो राजा थे आसपास के वो डरे हुए थे। कहने से तात्पर्य क्या है, अगर मैं आप लोगों को इसको समझाऊं तो भाई देखिए, समझिए, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर ये हमारा मान लेते हैं फ्रांस है, ये फ्रांस के आसपास के प्रांत हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये फ्रांस के आसपास के प्रांत हो गए या राज्य देश हो गए। अब सीन ये था, हमें पता है कि जो हमारा फ्रांस था वहां पर क्या हो रहा है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उथल पुथल हो रही है। ठीक है, राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक उथल पुथल के कारण क्या हो रहा है, फ्रांसीसी समाज बहुत ही अलग सा बिहेव कर रहा है। अब उसको देखकर ये सारे की सारे क्या हैं, डर गए हैं भैया, घबरा गए हैं। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आसपास के देश, इनके बारे में अगर मैं आपको यूं बताऊं, आसपास के देशों के राजा सैड मुंह बना रखा है, यानी कि डरे हुए हैं, दुखी हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रांस में राजतंत्र जो है वो अब खत्म होने वाला है। और यदि ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांस के साथ साथ जो हमारे देश हैं आसपास उसमें भी राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। और यही कारण था कि
क्या कारण था? ये कारण इसमें ये आ गया कि भैया ये घबरा गए हैं। अब घबराने के साथ क्या हो गया है हमारा, भैया डर गए हैं, बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं कि यार ऐसा नहीं है कहीं हमारा भी राजतंत्र खत्म ना हो जाए। कारण क्या था इनके डरने का? कारण भी मैं आपको यहां बताता हूं। कारण डर ये था कि कहीं हमारा राजतंत्र भी खतरे में ना आ जाए। तो ये यहां से एक हमारी जो एक स्थिति है वो पनपी फ्रांस में। अब लुई 16 पड़ोसी राजाओं से साठगांठ कर रहा था ताकि लोगों को दबा सके और अपनी खोई हुई सत्ता पा सके। लेकिन 1972 के अप्रैल महीने में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्या हुआ? अब क्योंकि ये डरा हुआ था तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा उठाना चाहा लुई 16 ने। लुई 16 ने फायदा उठाना चाहा। और कैसे फायदा उठाना चाहा? साठगांठ करी, साठगांठ की। किसके लिए करी? लोगों को दबाने के लिए। कि भैया कैसे ना कैसे करके हमें एक मौका मिल जाए कि यार हम बस कैसे भी करके जो जनता है फ्रांस की उसको दबा सके वापस। और ये कैसे हो सकता था? जब उसको बाहर की देशों की सेना की जरूरत पड़े या उनका वो प्रयोग कर सके, तभी वो ऐसा कर सकता था। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे निकल कर आती है और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि भैया 1972 के अप्रैल महीने में नेशनल असेंबली ने, इसको मैं अलग कलर से करता हूं ताकि आप लोगों को नाम की इंपॉर्टेंस याद रखने में दिक्कत ना आए। नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया इन दोनों ही देशों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी कि भैया अब हम युद्ध करेंगे। किसके अगेंस्ट? पर्शिया के अगेंस्ट करेंगे और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट युद्ध करेंगे। अब क्योंकि नेशनल असेंबली ने, मैं आपको यहां पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, ये लीजिए, ऐसे याद रख ली, नेशनल असेंबली ने 1972, सॉरी वेट, बेटा ये तिथि हमारी थोड़ी सी गलत है, ये तिथि हमारी गलत है, इसको ठीक करना होगा। 1972 नहीं है यहां पर, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया भाई। 1972 का यहां पर होना पॉसिबल ही नहीं है। क्या डेट हो सकती है यहां पर? क्या कोई बच्चा बता सकता है हमें? यहां पर 1972 होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारी जो डेट थी वो कहां तक पहुंची थी। देखिए हमारी जो डेट थी वो पहुंच गई थी कहां तक? हम लोगों ने ये देख लिया था कि करीब करीब हमारा 1789 से 1799 के बीच ये सारा हुआ। तो यहां पर हमारा ये कहना कि भैया कुल मिला के 1972, तो वो गलत होगा। तो हम यहां पर क्या डेट लेंगे? नहीं, कई बच्चे जो हैं इधर उधर की डेट कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। लेकिन हमारा जो आंकड़ा यहां होगा वो तो हमें ध्यान आ गया। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। तो भैया ये डेट हम यहां पर लेंगे 1792, ठीक है। तो इस महीने में नेशनल असेंबली ने क्या करा? वो तो जब हमने यहां लिखा तो हमें ध्यान आया कि भाई क्या कहते हैं, ये तो हम आगे पहुंच गए हैं ज्यादा ही। तो नेशनल असेंबली ने इस डेट पे क्या कर दिया? हमारा जो पर्शिया है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया
पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या कर दिया, युद्ध का ऐलान, युद्ध। या इसको हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, तो एक काम करते हैं, हम आगे ही बढ़ते हैं, आप लोगों ने वहां से नोट कर सकते हो आप सभी बच्चे। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। अब इस युद्ध में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हो गए, यानी कि स्वयंसेवी, भाई हजारों लोग किस में भर्ती हो गए हैं, इस में भर्ती हो गए हैं। क्यों भाई, क्योंकि सभी को पता है कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो हमारा ये युद्ध है, ये हमारे लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल असेंबली ने शुरुआत करी है इस चीज़ की। तो उस युद्ध में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हो गए। युद्ध के लिए रवाना होते समय वे रोजर दी लाइल द्वारा लिखी कविता मार्सिले को गाते थे। अब मार्सिले क्या था, एक तरीके का उनका गीत था, और बाद में वो क्या बन गया, राष्ट्रगान बन गया। तो ये चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया मार्सिले गाते थे। और ये जो गीत है आज के समय पर क्या है, आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो भैया ये भूलना नहीं है। और बाद में इसका नाम क्या हो गया है, मार्सिलेस। तो इसको साधारण तरीके से अगर याद करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम देते हैं हटा। मार्सिलेस जो है वो क्या है, ये इस तरीके से कि आज फ्रांस का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है, मार्सिलेस। तो ये एक नंबर का यहां से प्रश्न बन जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, जी हाँ, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। तो क्या हो जाएगा, मार्सिलेस है उसका नाम। पहले क्या है, मार्सिले का गीत गाते थे, बाद में उसको चेंज कर दिया गया उसका नाम, और बाद में उसे फ्रांस का राष्ट्रगान भी घोषित कर दिया गया। देखिए ये वाला पार्ट ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से एक स्टोरी डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप सभी बच्चों के लिए। तो कोशिश करनी क्या है, कोशिश ये करनी है कि हमारी आज की क्लास ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएं। युद्ध में फ्रांस को भारी नुकसान हुआ। भैया देखिए, पहले तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, युद्ध की घोषणा करी खुद पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। फिर जब युद्ध हो गया तो युद्ध होने पर क्या हुआ, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लगता था कि 1791 के संविधान ने केवल अमीर लोगों को सत्ता दी थी, है ना। कई लोगों को क्या लगता था कि केवल 1791 का जो संविधान है हमारा, उसने अमीर लोगों को सत्ता दी। कारण क्या था, कारण था जो हमारा सक्रिय वर्ग और निष्क्रिय वर्ग में बटा था ना। सक्रिय लोग जो थे हमारे, और ये कौन लोग थे, जो कि 3 दिन का टैक्स, 3 दिन का वेतन टैक्स में देते थे। ये वो लोग थे जो 3 दिन का वेतन टैक्स में देते थे। तो ये कारण था यहाँ से कि वहाँ के लोगों को ये लगता था कि जो 1791 का जो संविधान था उसने केवल और केवल अमीर लोगों को सत्ता दी। हम मानते हैं कि उन्होंने जो टैक्स सिस्टम था, यानी कि तृतीय वर्ग को देना पड़ता था, वो सब समाप्त कर दिया। लेकिन यार ऐसी भी क्या चीज़ है कि आप लोगों ने सारी की सारी पावर, सारी की सारी सत्ता, सब चीज़ सक्रिय लोगों के हाथ में दे दी, जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है और वो अपने कमाई के, महीने की कमाई का 3 दिन का हिस्सा वेतन के रूप, टैक्स के रूप में दे पा रहे हैं, तो भैया वो सक्रिय नागरिक हो गए। ये किस प्रकार की नीति है, ये कोई बराबरी तो नहीं है। तो इस तरीके की उनके मन में चीज़ें आने लग गई। अब क्योंकि ये चीज़ें हो रही थी, देखिए पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको क्लास के एंड में दोबारा से समझाऊंगा शॉर्ट करके, तो घबराना नहीं है। इसलिए लोग राजनीतिक क्लबों का गठन करने लगे। अब क्या हो रहा है, राजनीतिक क्लबों का गठन हो रहा है। कारण क्या था, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ रहा था। लोगों को युद्ध के बाद जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसके चक्कर में उन्हें लगा कि यार अब क्लब्स जो हैं उनका निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये क्लब भैया कोई वैसे क्लब नहीं है कि डीजे बज रहा है और कूदम का चल रही है, बढ़िया है भाई, और बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हैं, तो वो वाला क्लब नहीं है भैया। ये क्लब किस प्रकार के होते हैं, ये क्लब होते हैं जहाँ पर लोगों का एक समूह एक होता है। वो लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और विभिन्न गतिविधियां करते हैं। जैसे कि भाई किसी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना पड़ गया कि यार चलो डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, क्या नीतियां हमारी होनी चाहिए, क्या अप्रोच हम रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
सरकार की नीतियों और एक नई तरह की शासन व्यवस्था पर चर्चाएं होती थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्लब नाचने कूदने वाले क्लब नहीं होते थे, यहाँ पर सरकार की नीतियां और उनकी तरह से जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा की जाती थी। जो मैं आपको बता रहा हूं वही यहाँ पर है। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्लब था, जिसका नाम सेंट जैकब के कॉन्वेंट पर पड़ा था। जैकोबिन के नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो फाइनली अब एक नया अध्याय ऐसा शुरू हो गया है हमारे लिए इस चैप्टर में ही, जिसमें मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो है भैया उसको आगे ले आया गया है। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर मैं इसको अब तक पूरी की पूरी कहानी को शॉर्ट में यहां पर नोट करके आपको बताऊं तो आप ध्यान से देखिए। हुआ ये, सबसे पहली चीज अब तक क्या हुई थी कि फ्रांस जो है वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, है ना, राजतंत्र खतरे में था, लोग गणतंत्र की मांग कर रहे थे। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि फ्रांस तो डरा हुआ ही था, लुई 16वां गया नहीं था, लुई 16वां अभी तक वहीं था। अब लुई 16 जो है वो अब तक बना हुआ है शासक, लेकिन लुई 16 डरा हुआ है क्योंकि उसके हाथ में अब सत्ता नहीं रही है। अब नेशनल असेंबली भी आ गई है साथ साथ, तो सत्ता के लिए उसके हाथ में नहीं है। भले ही लुई 16वें के हाथ में अभी भी मंत्रियों की शक्ति और वीटो का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो सत्ता है अब खतरे में है, क्योंकि हर कोई राजतंत्र का विरोध कर रहा है। कारण क्या था? कारण ये निकला था क्योंकि जो संविधान बना था उस संविधान में एक अजीब सी चीज मेंशन कर रखी थी कि केवल वही लोग सरकार का हिस्सा बन पाएंगे, वही लोग मंत्री पद धारण कर पाएंगे, वही लोग वोट दे पाएंगे जो लोग अपनी महीने की कुल आय का 3 दिन का जो वेतन है, यानी कि अगर उनकी 30 दिन का काम करने पे वो 40,000 रुपये कमाते हैं तो उस 40,000 में से 3 दिन की जो आय है वो उन्हें टैक्स के रूप में देनी होगी। यदि ऐसा होता है तो ही वो सक्रिय नागरिक बन पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ कई बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा कि भैया वीटो पावर क्या होती है। वैसे तो जब मैंने आपको बताया था वीटो पावर, जब पढ़ाया था तब मैंने आपको वीटो पावर एक्सप्लेन किया था, बट अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर होती है बेसिकली जब कोई कानून बन रहा हो और आप उस कानून से सहमत ना हो, यदि आपके पास वीटो पावर है तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल करके उस पूरे के पूरे कानून को पलट सकते हैं, यानी कि उसे आप लागू नहीं होने दे सकते हैं। तो ये वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी बन जाती है। यदि ये कोई अच्छे काम के लिए कोई कानून आ रहा है और आप पे वीटो है, आपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करा और वो कानून रोक दिया तो नुकसान पहुंचेगा बहुत। तो इसके दोनों ही पहलू हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, कई बच्चे होते हैं कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों को कि अरे ये वीटो पावर क्या कोई क्रिप्टो विप्टो है क्या, बिटकॉइन की तरह है क्या? तो भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पर आसपास के जो देश हैं उनके राजा घबरा गए, क्या लगता है फ्रांस तो जाएगा ही जाएगा, हमें भी लेके डूबेगा। क्योंकि ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी कि जब जब किसी एक स्थान पर कोई क्रांति आती है या कोई सुधार होता है तो उसकी जो लहर है वो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे से फैलती है। तो फ्रांस से हटके जो आसपास के राजा थे उन्हें ये डर था कहीं ऐसा ना हो फ्रांस की जनता को देखकर हमारे साम्राज्य की जनता भी हमारे अगेंस्ट में ना खड़ी हो जाए और हमारा नुकसान ना कर दे, हमारे राजतंत्र की समाप्ति भी ना हो जाए। तो ये उन्हें डर था। इस बात का लुई 16 ने फ़ायदा उठाया। लुई 16 ने क्या करा, साठ गांठ बिठानी शुरू करी और ये कोशिश करी कि कैसे न कैसे करके मुझे मेरे पड़ोसी देशों का समर्थन मिल जाए और उन देशों की मदद से, है ना, मदद लेकर, उनकी सेना लेकर मैं हमारे यहाँ की जो जनता है उसको दबा सकूं और वापस से राजतंत्र में मजबूती ला सकूं। लेकिन उसने ऐसा सोचा ही था और क्या हो गया, नेशनल असेंबली ने एक घोषणा कर दी कि यार हम अब पर्शिया और किससे, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ेंगे। अब चलिए युद्ध की घोषणा भी कर दी। अब जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई और युद्ध होना शुरू हुआ, तो जब भी कहीं युद्ध होता है तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, सबसे बढ़िया नहीं, युद्ध का फायदा कभी नहीं होता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको सेना चाहिए। और सेना चाहिए होती है तो उस समय देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। देशभक्ति होगी तो लोग कहेंगे यार मुझे भी दो हथियार, कम से कम 10-12 को तो मैं मार के ही मरूंगा।
और इस तरीके से अगर 1 लाख लोग भी आ गए तो भैया अगर एक आदमी 10 को मार के मर रहा है तो 1 लाख मरेंगे, तो वहां पर सामने कितने मरेंगे? 10 लाख मरेंगे। तो इस तरीके का भैया एक जोश एकदम जन्मा उनके अंदर, और लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से सेना में भर्ती होने लगे, सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब भैया भर्ती हो गए हैं तो युद्ध में जाना भी है। तो जब युद्ध में वो जा रहे हैं तो क्या करते हैं? एक गीत गाते हुए जाते हैं, जो कि बाद में मर्सिलेस के नाम से जाना गया और बाद में उसको फ्रांस का राष्ट्रगान भी मान लिया गया। तो बेसिकली अभी जो फ्रांस का राष्ट्रगान है वो मार्सिलेस ही है। एक तो ये चीज हो गई आपकी। अब जब ये चीज आपकी हो गई तो युद्ध हो चुका है। अब आपको ये भी पता है कि युद्ध होने के बाद, समझिएगा मेरी बात को, जब युद्ध हो जाएगा तो युद्ध होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या हो जाएगी कि जो जनता है वो उसे काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध जब जब हुआ है तब तक महंगाई बढ़ी है, और जब जब महंगाई बढ़ी है तब तब भैया क्या हुआ है? एक आम जनता, एक आम नागरिक जो कि अपना पेट पालने के लिए जी रहा है, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए जी रहा है, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो कठिनाइयों से बचने के लिए लोग देखिए क्या तरीका लेकर आते हैं। लोग कहते हैं कि यार बहुत कठिनाइयां आ रही है, काम करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है यार, हमसे नहीं झेल रहा है सब, हम एक क्लब की स्थापना करेंगे। अब ये जो क्लब होते हैं, ये क्लब क्या करते हैं? ये क्लब एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लोग बैठकर, है ना, लोग इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो समाज से जुड़े हुए हों, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हों, इन सभी पर बैठकर चर्चा करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि आगे हमें किस तरह की अप्रोच रखनी है। अब क्योंकि ऐसा हो गया, समझिएगा मेरी बात, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि अब क्लब्स के बनने के बाद इतने सारे जो क्लब हैं वो बन चुके हैं, नीतियां बन रही हैं और उन सब पे चर्चा हो रही है। ऐसे में एक क्लब जो है वो बाकी के क्लब से ज्यादा बेहतर तरीके से उठ के सामने आता है, जिसका नाम क्या हो जाता है? जैकोबिन क्लब। ये क्लब बाकी के क्लब से बेहतर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैकोबिन क्लब के बेहतर होने का राज क्या है, तो भैया राज हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई संस्था, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी देश, कोई भी क्लब, कोई भी परिवार, कोई भी समाज कब अच्छा बनेगा? जब उसका जो लीडर है, उसका जो नेता है, यानी कि जो उनको लीड कर रहा है, वो बढ़िया होगा। और यहां पर इनका जो नेता था वो कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। यानी कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो है वो लीडर था, और लीडर की वजह से ही ये जो क्लब है ये बाकी के क्लब से ऊपर हुआ। अब बच्चे कहेंगे कि भैया अगर ऐसा है तो क्या केवल लीडर के बेहतर हो जाने से कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार बेहतर बन सकता है? देखिए, विकास अगर आपको करना है, यहां पे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके जा रहा हूं, यदि आपको विकास करना है तो विकास के लिए सबका बेहतर होना जरूरी है, सबका बेहतर होना जरूरी, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब क्योंकि विकास अगर आपको करना है तो सबका बेहतर होना जरूरी है, और अगर सब बेहतर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लीडर का बेहतर होना और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लीड है ना, LEAD, लीड शब्द का प्रयोग यहां पर हम करेंगे, तो नेतृत्व करना। अब भाई अगर कोई लीड कर रहा है, अगर मान लीजिए कि आप सभी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हो, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है, आप फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, सबका आप ध्यान रखते हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घूमने, और मैं घूमते घूमते मेरे माइंड में आता है यार चलो एक काम करते हैं, खाई से कूदता हूँ, देखता हूँ बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अब भैया मैं कूदा, और आप भी मेरे अंधविश्वास में जाके भैया कहें चलो यार भैया कूद गए हैं तो भैया भी हो सकता है कुछ तो पता ही होगा इनको,
चलो हम भी कूदते हैं, तो क्या होगा, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, आप लोगों को भी लेके मरूंगा। तो एक लीडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका नेतृत्व करना कि भैया सही डायरेक्शन में जाएं, सही दिशा में जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था, देश, प्रांत या कोई परिवार या कुछ भी आप ले लीजिए, क्लब कुछ भी ले लीजिए, लीडर का होना, एक अच्छी डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ सबका बेहतर होना भी ज़रूरी है। भैया लीडर है, आप लोग किसी काम के नहीं हैं, मैं बहुत होशियार हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, खाई में नहीं कूदूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा। अब भैया आगे जा रहा हूँ मैं, और आगे जाते जाते क्या है, देख रहा हूँ पीछे किसी को कोई आइडिया नहीं है, संभालना भारी पड़ रहा है, सब भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों को काउंटर करने में। ठीक है, अब यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम, क्या आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चीजों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैकोबिन में समाज के हर वर्ग के लोग थे, यानी कि जो जैकोबिन समाज था उसमें हर वर्ग के लोग थे, उसमें कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं, छोटे किसान, मजदूर, दस्तकार आदि सब थे उसमें। जैकोबिन के सदस्यों ने गोदी मजदूरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया ताकि वो फैशनेबल लोगों से अलग दिख सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने सूती वस्त्र का प्रयोग करना शुरू करा। उन्होंने ऊपर कपड़े पहनना बंद कर दिया। एक धोती उनका अपना बढ़िया एकदम मस्त स्टाइल था, बाबूराव की तरह, और बढ़िया एकदम भैया हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, उसके थ्रू वो ये दिखा रहे थे कि वो हमारे भारतीय लोगों की तरह ही हैं और वो भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो कि हमारे बाकी के भारतीय लोग कर रहे थे आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि बाकी के लोग उनसे जुड़े, तो जो जैकोबिन क्लब जो था, इन्होंने जो ये ड्रेस, इनकी पतलून पहनने का, जो धारीदार लंबी पतलून पहनने का जो इन्होंने निर्णय लिया, ये पतलून पहनने का निर्णय उन्होंने इसलिए नहीं करा कि गर्मी लगती है और भैया थोड़ा हवादार हो जाता है, बढ़िया मजा आता है, इसलिए नहीं करा। वो यूज करने का इनका मोटिव था कि यार हम लोगों को एकजुट कर सकें और कुछ ना कुछ तो भैया चाहिए ही होता है सभी लोगों को बांधे रखने के लिए। तो उन्होंने अपनी इस पोशाक का प्रयोग करा। ठीक है, यानी उस समय फैशन परस्त लोग घुटने तक के ब्रीचेस पहनते थे। जैकोबिन के लोग एक लाल टोपी भी पहनते थे, एक लाल टोपी। यह आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि भैया टोपी भी पहनी जाती थी क्या, तो बता सकते हैं आप कि जी हाँ, लाल कलर की एक टोपी भी पहनी जाती थी, जिसे क्या करा जाता था, आज़ादी का प्रतीक भी माना जाता था। तो बेसिकली अब जैकोबिन क्लब क्या करना चाह रहा है, आज़ादी चाह रहा है ना, गणतंत्र चाह रहा है जैकोबिन क्लब पूर्ण रूप से। जैकोबिन को सो कुलैत यानी कि बिना घुटने वाले के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि जिस चीज़ को वो पहनते थे उसी नाम से उनको जाना जाने लगा। लेकिन महिलाओं को जैकोबिन की खास पोशाक पहनने की अनुमति नहीं थी। अब कमाल की बात आप ये देखिए, जब हमारा इनका संविधान आया फ्रांस का, उस समय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ था कि निष्क्रिय लोग यानी कि जो सक्रिय नहीं है वो, और महिलाएं जो हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उसी तरीके से जो जैकोबिन क्लब था उसने भी इसी प्रकार की एक नीति अपनाई कि भैया हम तो नहीं देंगे महिलाओं को ये अधिकार, नहीं देंगे कि वो हमारी पोशाक को पहन सके। चलिए भैया कोई बात नहीं, नहीं पहनने दिया। जब बात हम करते हैं 1792 की, दोबारा इनकी गर्मियों में जैकोबिन के लोगों ने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, यानी कि अब इस महल पर इन्होंने धावा बोल दिया है। और धावा बोलने के बाद क्या करा है, राजा को कई घंटों के लिए इन्होंने बंदी बना दिया। किसने करा, जैकोबिन के लोगों ने। इस आक्रमण में राजा के अधिकतर गार्ड मारे गए और उसके बाद चुनाव हुए और एक नई असेंबली का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया कन्वेंशन। यानी कि कन्वेंशन क्या है भाई, यहां पर मैं इसको अलग से मेंशन करता हूं। कन्वेंशन क्या है, एक नई असेंबली। क्या कर दिया गया, नई असेंबली का गठन करा गया और इस बार 21 वर्ष से अधिक आयु वाले हर पुरुष को वोट देने का अधिकार था। यानी कि इस बार 21 वर्ष अगर आपकी आयु है, पिछले के मुकाबले 25 नहीं 21, बट स्टिल जो हमारी जो महिलाएं हैं, विमेन जो हैं, उनको नहीं अधिकार, नहीं
यानी कि ये लोग अभी भी वोट के अधिकार से, मतदान के अधिकार से वंचित थे। अब बात आगे बढ़ती है भैया, बात आगे बढ़ती है और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। कब करा गया भैया, ध्यान रखो इस डेट को, प्रश्न बन सकता है। सितंबर, इंग्लिश में बोलते हैं सितंबर, 1792 को क्या करा गया, राजतंत्र समाप्त। और क्या करा गया, गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र घोषित, एक साथ दो काम हो गए, राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र को घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी को क्या करा गया, इन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। यानी कि लुई 16 और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा गया और क्या कर दिया गया, दोनों को मौत की सजा सुना दी और उसके बाद उन्हें प्लेस डी ला कोनागार्ड में भारी भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहां से ना हमें एक हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, अब हमारी कहानी चलेगी अब जैकोबिन की। यानी कि जैकोबिन ने आते ही आते देखिए किस प्रकार से काम करा, क्लब बना, अच्छा हमें लगा यार बड़ा ही शायद सभी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आते ही पहले तो इन्होंने धावा बोला, गार्ड मारे, गार्ड मारने के बाद लुई 16 और उसकी पत्नी को बंदी बनाया गया, मुकदमा चलाया और मौत की सजा सुना के मार दिया गया सबके आगे। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि यार जो जैकोबिन है ना, ये थोड़ा सा हमें एग्रेसिव यानी कि थोड़ा सा खतरनाक प्रतीत हो रहा है। कहने को तो सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे, इसमें सक्रिय निष्क्रिय का कोई भेदभाव नहीं करा गया, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को ना तो इनकी जो सिंबल था, जो पोशाक जो थी वो पहनने का अधिकार था और ना ही इनको मत देने का अधिकार था। वोट का अधिकार महिलाओं को अब भी नहीं दिया गया था। अब यदि अगर हम बात करें क्लास, वैसे हमारा आज की क्लास जो है समाप्त हो चुकी है। अब खत्म करने से पहले क्लास को मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं। ये फ्रांस की स्थिति थी, यानी कि फ्रांस के अपने लोग ही इस पूरी की पूरी स्थिति को क्या कर रहे थे, कभी बिगाड़ रहे थे, कभी कुछ ठीक कर रहे थे, फिर बिगाड़ रहे थे, कुछ ठीक कर रहे थे। यानी कि अपने ही लोग, इनके इन्हीं के इस समाज से उठे हुए लोग इन सारी गतिविधियों को कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर भारत की मैं बात करूं तो हम अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां से चीजें खराब हुई और इनके चीजों के खराब होने के बाद क्या हुआ भैया, चीजें खराब हो गई हैं, उन्हें ठीक करना है। अब ठीक करने के लिए कमाल की बात आप ये देखिए कि जब भारतीयों ने संविधान निर्माण किया तो उन्होंने पहली बार, उनके हाथ में कोई सत्ता आई थी, पहली बार उनके हाथ में कोई, आज़ादी की बात कर रहा हूँ मैं, आज़ादी के समय के आसपास की, जब पहली बार उनके हाथ में सत्ता आई और उन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो संविधान का निर्माण करते हुए ही उन्होंने एक सबसे खूबसूरत संविधान को जन्म दिया। एक ऐसा संविधान जहां पर ऑन पेपर, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी ऊपर नीचे देखिए सब बिगड़ती रहती है, समाज है, लेकिन ऑन पेपर एक सबसे खूबसूरत, सबसे विशाल संविधान, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज संविधान उन्होंने बनाया, जिस संविधान में हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया और बाकी के उनके अधिकार भी उनको साथ साथ ही दे दिए गए। किसी को कोई ऐसी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। भारत में, भारत आज़ाद हुआ, गणतंत्र हुआ और गणतंत्र होने के बाद जब संविधान आ गया तो संविधान के बाद महिलाओं को ये फाइट नहीं करनी पड़ी कि यार हमें तो वोट देने का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार भैया अभी भी क्या फ्रांस में जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है क्या, तो भैया देखिए ये तो सस्पेंस है। अगर मैं आप लोगों को कहानी का एंड पहले ही बता दूंगा तो कहानी सुनने में मज़ा कहाँ आएगा। इतिहास क्या है, कहानी ही है, जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं को ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो भैया अगर आपको ये जानना है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला कि नहीं मिला, मिला तो कब मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो भैया इसके लिए क्या करना होगा, हमारी बाकी की क्लासेस आपको देखनी ही होंगी। ठीक है, बिना देखे काम नहीं चलेगा। अब बेटा हमारी जो ये क्लास है ये समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आने के लिए, टाइम से आए हो आज आप सभी बच्चे, और भैया मजा आया आज की क्लास से मुझे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, बाय बाय।